वेलकम टू इनसाइट्स विद विशाल सूद। इस प्रोग्राम में हम चर्चा करते हैं देश दुनिया के तमाम ज़रूरी मुद्दों पर और हमारे साथ होते हैं विशाल जी। वेलकम सर। थैंक यू अमन। सर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, उनके राष्ट्रपति बनते ही कई चर्चा शुरू हुई। अब राष्ट्रपत्नी कहा गया उनको कांग्रेस के एक लीडर के द्वारा, और उस पर पूरा देश चर्चा कर रहा है। कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी जी ने ये मैं इसको क्या बोलूँ, सिनिस्टर बोलूँ, बेवकूफ़ी वाली बोलूँ, इमेच्योर बोलूँ, सेक्सिस्ट बोलूँ, आई मीन जितने भी नेगेटिव एडजेक्टिव हैं स्टेटमेंट के साथ जोड़े जा सकते हैं। और उन्होंने मल्टीपल टाइम इस वर्ड का इस्तेमाल किया पार्लियामेंट के अंदर। देखो, पहले कांग्रेस ने दे वर ट्राइंग टू प्रिटेंड कि हमारी मैडम प्रेसिडेंट, शी विल बी अ रबर स्टैम्प. So that was the first allegation. Once she got selected, now they are making such stupid statements. मेरे को ये लगता है कि ये हमारी ओपोजिशन का लेवल हो गया है. India deserves a better opposition. India deserves a learned opposition. India deserves an opposition जिनकी moral authority हो कि वो बीजेपी को और सेंट्रल गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर पाए ऑन एनी काइंड ऑफ गैप्स जो उनकी. ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट परफेक्टली चल रही है. देयर आर करप्शन इश्यूज ऑल्सो एट सर्टन लेवल्स. पर पहले आप में तो वो मॉरल लेवल हो. देयर माइट बी सम अदर इश्यूज ऑल्सो. पर इंडिया में डेवलपमेंट को बहुत तरीके से, बहुत बेटर तरीके से किया जा सकता है. तो उस क्वेश्चंस को पूछने के लिए पहले आपके अंदर डेप्थ होनी चाहिए. आपकी डेप्थ कैसे पता चलती है? आपके सवालों से, सिर्फ जवाबों से नहीं. आप किस लेवल का सवाल पूछ रहे हैं, किस तरह से गवर्नमेंट को घेर रहे हैं, किस तरह की ओपोजिशन कर रहे हैं, उससे भी आपकी डेप्थ पता चलती है. मेरे को तो कई बार हैरानी होती है, अधीर रंजन जी, इज ही ट्रूली अ कांग्रेस लीडर और इज ही काइंड ऑफ क्रिएटिंग अ नेगेटिव इल विल फॉर कांग्रेस? उन्होंने ये पहली बार नहीं है. अधीर रंजन जी इज अ हैबिचुअल ऑफेंडर ऑफ मेकिंग सच, आई वुड से, क्रास एंड स्टूपिड रिमार्क्स, जिसकी वजह से कांग्रेस 4 स्टेप पीछे ही जाती है. और मेरे को लगता है कि इस वक्त एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, शी शुड बी द बिगर पर्सन. शी शुड अपोलोजाइज एज अ वुमेन ऑल्सो, एंड स्पेशली जो द फर्स्ट सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, उनकी अगर एक डिसरिस्पेक्ट होती है, इट इज डिसरिस्पेक्ट टू द इंटायर नेशन. तो मेरे को, आई मीन, गिविंग हिम अ बेनिफिट ऑफ डाउट दैट पर्सन, ऑल्दो वो लीडर हैं, वो समझते हैं, मर्यादा मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, तो बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना तो नहीं चाहिए. बट इवन एट इट्स बेस्ट इट इज जस्ट अ स्टूपिड स्टेटमेंट. तो कांग्रेस अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रही है या कुल्हाड़ी पे पैर मार रही है, ये अब देखने वाली बात है. पर चॉइस इन दोनों में से एक ही है. सर, बंगाल के जो एजुकेशन स्कैम के बारे में बात हो रही थी, पिछले कई दिनों से चर्चा में था कि उनका घर मिनी बैंक कहा गया. अब मुझे लग रहा है वो मिनी बैंक मेजर बैंक बन चुका है. 29 करोड़ और मिले हैं सर. देखो, जैसे ही इंक्वायरी बढ़ेगी, लॉट मोर थिंग्स विल बी रिवील्ड. पर आप अगर ये इंक्वायरी सिर्फ उस मिनिस्टर तक रहती है, राइट, सिर्फ पार्था चटर्जी तक रहती है, तो इसका मतलब है कि इट इज कॉम्प्रोमाइज्ड. ये हो ही नहीं सकता कि एक मिनिस्टर जो इतने डिपार्टमेंट्स में इन्वॉल्व हो, अकेला इस तरह से कैश ले रहा हो. ये हो ही नहीं सकता कि उसमें ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्व ना हो. ये हो ही नहीं सकता कि उनकी पार्टी के और लीडर्स इन्वॉल्व ना हो. ये हो ही नहीं सकता कि उनके बॉसेस को पता ना हो. तो मेरे को ये लगता है कि अगर एक ही बंदे पे फोकस करके इंक्वायरी चल रही है, तो इसका मतलब है कि ये कॉम्प्रोमाइज्ड इंक्वायरी है. मेरे को ए प्रायोरी ये लग रहा है करप्शन हुई है, पर ये कहां कहां तक जाती है, ये किस तरह का नेटवर्क है, उसके पूरे के पूरे को उजागर करना और उसको खत्म करना जरूरी है. फिर किन लोगों की अपॉइंटमेंट हुई है, वो लिस्ट भी निकलना जरूरी है कि कौन कौन से लोग पैसे देके जिन्होंने अपॉइंटमेंट ली है, ताकि उनकी जगह जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं वो आ पाए. और इसके अलावा अगर एक बंदा करप्ट है तो करप्ट है, तो ये तो एक केस है, ये तो एक स्कैंडल है. He might be involved in so many other scandals also. वो बेसिकली इतनी मिनिस्ट्रीज उनके अंडर आती थी. आप उन सब में देखो क्या क्या काम हुआ है, किस किस को काम मिले हैं, उसमें से कितना कितना पैसा बना है. तो ये सारी चीजों की अगर एक भी बड़े मिनिस्टर की इंक्वायरी अगर डिटेल में की जाए, तो आप उस पूरी स्टेट के करप्शन इकोसिस्टम को पकड़ सकते हो. सर, ये तो बात हुई एक स्टेट के एक मिनिस्टर की, एक MLA की, जिसके घर से इतना रुपया मिल रहा है, वो भी कैश. और पूरे भारत में कितनी स्टेट्स हैं और उन स्टेट्स के कितने मिनिस्टर्स हैं और कितने MLAs हैं जो पावर में हैं, और वहां से कितना पैसा मिल सकता है और कितना अनुमान किया जा सकता है, इसका कितना लगाया जा सकता है अनुमान? देखो, अनुमान लगाना तो मुश्किल होगा मेरे लिए, बट द पॉइंट इज, अगर हम ये करप्शन को खत्म कर दें,
करप्शन ने हमारे सिस्टम में बहुत इनएफिशिएंसीज लाई हुई हैं। करप्शन एक सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है, सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है कि जो हमारी पॉपुलेशन डिविडेंड है, जो हमारा यूथ है, उसके पोटेंशियल को ही करप्शन बाहर नहीं आने देती, क्योंकि बेस्ट बंदे को लगता है कि बिना सिफारिश के, बिना पैसे खर्चे में आगे नहीं आ सकता। तो सबसे पहले तो हम अपने देश का पोटेंशियल ही नहीं रियलाइज करते, फिर करप्शन के कारण जो हमने पब्लिक सर्विसेज डिलीवर करनी है वही डिलीवर नहीं हो पाती। आपको क्या लगता है, आप इमेजिन कर लो अपने दिमाग में कि पिछले 70 सालों में, अब तो खैर फिर एटलीस्ट एट सर्टेन लेवल करप्शन बहुत कम हुई है, बट अगेन ऐसा नहीं है कि करप्शन जीरो हो गई है। आप इमेजिन करो पिछले 70 सालों में जो भी पैसा जहां लगना चाहिए था, अगर वो लगा होता तो आज हमारा देश कैसा होता, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होता, हमारे हॉस्पिटल कैसे होते, हमारे स्कूल कैसे होते, हमारी हेल्थ कैसी होती। इतने लोग बीमारियों से ना मरते, इतने लोग भूख से ना मरते, इतनी वेस्टेजेस ना होती, हम डिपेंडेंट ना होते फॉरेन कंट्रीज पे अपनी एनर्जी के लिए, अपने हथियारों के लिए, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो मेरे को ये लगता है कि आप कई बार ना हम करप्शन को सिर्फ कितने पैसे खाए उन फिगर से हैरान होते रहते हैं। अगर एक 200 करोड़ की करप्शन हो रही है, उसके पीछे स्टेट का या देश का कितना नुकसान होता है वो उससे कम से कम 10 गुना होता है। तो दैट इज द काइंड ऑफ थिंग। और जिस तरह की वेल्थ, पर्सनल वेल्थ इन लोगों ने एक्यूमुलेट कर रखी है, अगर समहाउ हम उसको एक्सट्रैक्ट कर पाएं, हमारे देश की कितनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आज ही सॉल्व हो जाएंगी। सर, दिल्ली के एक्साइज डिपार्टमेंट पे भी सवाल उठे, कई लिक्वर लाइसेंस कैंसिल किए गए। देखो, बेसिकली लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ही फेल्ट कि एक काइंड ऑफ कोल्यूजन कार्टेल बन रहा है, लोग मिलके बिडिंग कर रहे हैं ताकि हाईएस्ट प्राइस बहुत ज्यादा ना जाए, और वो अपने रिसोर्सेज को पूल कर रहे हैं। तो ये काइंड ऑफ गेमिंग है पूरी सिचुएशन की। इसकी वजह से क्या होता है कि एक्सचेकर का नुकसान होता है, पब्लिक का नुकसान होता है, और जो सिन इंडस्ट्री है, शराब वैसी इजीली अवेलेबल होनी नहीं चाहिए, तो वो और सस्ती हो जाती है और ज्यादा अवेलेबल होती है। तो ये बेसिकली इसके अंदर इंक्वायरी होगी, और नंबर ऑफ जो वेंडर्स हैं वो दिल्ली में अब रफली सिर्फ 400 रह गए हैं। तो इंक्वायरी के बाद पता चलेगा कि हु आर द पीपल इन्वॉल्व। क्या प्राइवेट पार्टीज के अलावा क्या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, एक्साइज ऑफिशियल्स भी उसमें साथ में मिले थे कि नहीं, ये सारी चीज भी क्लैरिटी आने की जरूरत है। सर, यूक्रेन के लोग जो वॉर शुरू होने के साथ ही जिनके पास थोड़ा भी पैसा था, वो अपने आप को, अपने परिवार को सेफ जगह ले जाने की कोशिश की उन्होंने। अब वो वापस अपने ही घरों में वापस आ रहे हैं, क्योंकि पैसा वो जो था वो खर्च हो गया। देखो, ये लोगों की मजबूरी है कि उनको वापस सेफ जगह से, जहाँ पे जान का खतरा है वहाँ पे वापस आना पड़ रहा है, जहाँ पे रोज़ बम कर रहे हैं वहाँ पे वापस आना पड़ रहा है। और अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि उनके राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और उनकी वाइफ वोग के कवर पे अपना फोटो शूट करवा रहे हैं। दैट इज़ द अनफॉर्चुनेट पार्ट कि एक आदमी अपने आप को हीरो कहलवाने के लिए अपने देश को एक अनविनेबल वॉर के अंदर ले गए। अभी तक वो नेटो के मेंबर तो बन नहीं पाए, अभी तक नेटो ने एक भी सोल्जर उनके डिफेंस के लिए भेजा नहीं है, राइट? हथियार देके उनके लोगों को, और कितने महीनों से 150 दिन हो गए इस वॉर को। वहां पे एक कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग मोर देन $2 ट्रिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो चुका है। एक यूक्रेन जैसे साइज के देश का $2 ट्रिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर खराब होने का मतलब समझ सकते हैं कि वो देश कितने दशक पीछे चला गया है। वहां पे उसके कारण ग्लोबली जो इम्पैक्ट आ रहा है वो एक अलग ही लेवल पे है, चाहे वो इन्फ्लेशन पे है, चाहे सप्लाई चेन्स पे है, चाहे हेल्थ पे, मेडिसिन पे। और जो लोग वॉर जोन के अंदर हैं उनकी सिचुएशन तो बहुत ही खराब है। जो लोग इंजर्ड है, राइट, जो जिनके पास एक ही केयर टेकर है, आज सिचुएशन ऐसी है कि उनको अलग अलग जाना पड़ रहा है, बिकॉज क्योंकि वहां पे वॉर जोन है, हेल्प भी सिर्फ महीने में एक बार आ पा रही है। सो पीपल आर फेसिंग लॉट ऑफ चैलेंजेस। आई थिंक Zelensky now should have at least backdoor discussion with Russia. They should open that. They should take the NATO out of it because they are benefiting from it. America is benefiting from it. Right? वो अपनी ही वॉर इंडस्ट्री, वो अगर $800 मिलियन के हथियार दे रहे हैं, वो उधार भी दे रहे हैं। So these are basically all loans, और अपनी इंडस्ट्री को रिवाइव कर रहे हैं। उनको ये समझना, आज डॉलर यूरो से ऊपर चला गया है। यूरोपियन नेशन को समझना पड़ेगा कि जब से यूरो बना है, यूरो वाज अ स्ट्रॉन्गर करेंसी, आज डॉलर यूरो से ऊपर चला गया है, राइट? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, और शायद उनको पता भी हो, पर आज मजबूरी है, बिकॉज ज़ेलेंस्की हैज बीन अ पपेट प्रेसिडेंट फॉर वेस्टर्न कंट्रीज। आज नुकसान सिर्फ यूक्रेन, यूरोप के लोगों का भी हो रहा है।
आम जनता का नुकसान हो रहा है, वो महंगाई की मार झेल रहे हैं। अमेरिका के लोगों का हो रहा है, कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन तो फायदा ले रहे हैं, अमेरिका के लोगों का भी हो रहा है। वहां पे महंगाई, हम हिंदुस्तान के अंदर 7% 8% महंगाई पे हम घबरा रहे हैं, वहां पे 9 10% महंगाई बढ़ चुकी है, जो हिस्टोरिकली हाई है। डेवलप्ड कंट्रीज में इतनी हाई इन्फ्लेशन इज अ वेरी वेरी डेंजरस थिंग। तो और पूरा वर्ल्ड एक बड़े ही स्ट्रॉन्ग रिसेशन की तरफ बढ़ रहा है। ये इस वक्त सबसे अनफॉर्चुनेट चीजें हो रही हैं। और मैं इमेजिन करके भी घबरा जाता हूं कि आप इमेजिन करिए, हम एक नॉर्मल सिटी में जहां पे रह रहे हैं, हमें पता हम बीमार हो गए तो हमें वहाँ डॉक्टर मिलेगा, हमें पता है कि केमिस्ट के पास दवाई होगी ही होगी, हमें पता है कि शाम को खाना मिलेगा, अगर घर में आटा खत्म हो गया है तो हमें पता दुकान में अवेलेबल है। अब उन शहरों की हालत देखिए जहाँ पे दुकानें ही खत्म हो चुकी हैं, आटा खत्म हो गया तो अगली बार पता नहीं कब वो ट्रक सहायता के लिए पहुंचेंगे और हम कुछ खा पाएंगे। बच्चा बीमार है, बुखार है, आपको नहीं पता कहाँ डॉक्टर है, घर के बाहर बम फूट रहे हैं, आपको नहीं पता दवाई मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और ऊपर से ठंड बढ़ती जा रही है। रशिया एक बहुत ही कोल्ड कंट्री है, वहां पे विंटर्स आर वेरी सिवियर, और पता नहीं उनको हीटिंग के लिए ऑयल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इस सिचुएशन में वहां के लोग हैं, वहां के बच्चे हैं, वहां की औरतें हैं। सर, एक ऐसी खबर और आई है यूके से। यूके के एडवाइजर ने कहा है कि न्यूक्लियर रिस्क बढ़ रहा है। देखो, ये इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि डिस्कशंस बंद हो रखी हैं। इन देयर पर्सनल ईगोस लीडर्स हैव स्टॉप्ड डिस्कसिंग विद ईच अदर। पहले एक टाइम होता था कि एक बैकडोर चैनल्स ओपन होते थे। आज के जमाने में अगर वो बैकडोर चैनल्स खोलते हैं तो मीडिया में खबर आ जाती है। उसके कारण वो वीक फील होते हैं, अपनी डोमेस्टिक जो उनकी ऑडियंस है उनके सामने वीक फील होते हैं कि ये बैकडोर डिस्कशन कर रहे हैं। और कई बार पहले ऐसा होता था, वो सामने लीडर्स कहते थे कि हम डिस्कशन नहीं कर रहे, पर बैकडोर से डिस्कशन चलती थी, उससे ट्रांसपेरेंसी रहती थी। उनको पता होता था कि भाई ये कोई और डेंजरस स्ट्रेटेजी तो नहीं बना रहे हैं। अगर एक दूसरे के साथ जब ट्रांसपेरेंसी से बात करना बहुत इस वक्त क्रिटिकल है। सिर्फ यही नहीं, मैं उस दिन जो गूगल के एक्स सीईओ हैं उनकी बात भी सुन रहा था। अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियर वेपन्स, इवन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी चाइना और यूएस आपस में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, और वो उसमें ऐसी कटिंग एज और डेंजरस चीजें बना रहे हैं जिसका बहुत नुकसान हो सकता है फ्यूचर में। तो मेरे को लगता है कि सारे जो वर्ल्ड पावर्स हैं, चाहे इंडिया भी है, चाहे चाइना है, यूएस है, रशिया है, इनकी आपस में डिस्कशंस बहुत ज़रूरी हैं कि ये हथियारों के साथ क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या स्ट्रेटजीज बना रहे हैं। इसमें मेजरली यूएस और रशिया और चाइना की जो एक ओपेकनेस है, चाइना की स्पेशली, कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी इकोनॉमी में क्या हो रहा है, कितना पैसा वो हथियारों पे खर्च कर रहे हैं, उनके बजट्स के ऊपर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, क्योंकि वो एक पार्टी रन नेशन है। उनकी तो आर्मी, देशों की आर्मी होती है, उनकी पार्टी की आर्मी है। सो बेसिकली इस तरह की ओपेकनेस के साथ पूरी दुनिया नर्वस होती है। उनको लगता है पता नहीं ये कितना पैसा खर्च रहे हैं और क्या क्या हम पीछे ना रह जाएं। तो उस डर में दूसरे देश भी हथियारों की, अब जैसे हाइपरसोनिक वेपन्स की रेस शुरू हो गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वेपन्स की रेस शुरू हो गई है, तो अल्टीमेटली इट पुट्स इन अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। और ये हथियार जो कोल्ड वॉर के टाइम के हथियारों से बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं, राइट। ये अपने आप ही सर्टन डेंजरस डिसीजन ले सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये भी खतरा है। तो मेरे को लगता है कि उनके एडवाइजर का ये भी बिल्कुल ठीक है कि ये न्यूक्लियर वॉर का एक डेंजर तो बड़ा ही है, एट द सेम टाइम विद द करंट टेक्नोलॉजीज एक साइबर वॉरफेयर, राइट। और भी दुनिया इस वक्त एक काफी लेवल तक पहले से खतरनाक जगह बन गई हुई है। शुक्रिया सर, इस तरह की मीनिंगफुल इंसाइट्स के लिए और ज़रूरी जानकारी के लिए देखते रहिए इनसाइट्स विद विशाल सूद।